दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफिकल एंड सोशल टॉपिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व का मनोवैश्लेषिक सिद्धांत तथा मनोलैंगिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिगमंड फ्रायड ने करीब करीब 40 साल के अपने नैदानिक अनुभवों के बाद व्यक्तित्व के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसे व्यक्तित्व का मनोवैश्लेषिक सिद्धांत कहा जाता है। व्यक्तित्व को समझने एवं उसकी व्याख्या करने में इस सिद्धांत की भूमिका उस समय भी काफ़ी थी और आधुनिक वैज्ञानिकों के बीच भी पर्याप्त है। मनोवैश्लेषिक सिद्धांत मानव प्रकृति या स्वभाव के बारे में कुछ मूल पूर्व कल्पनाओं पर आधारित है। इन पूर्व कल्पनाओं में निम्नलिखित प्रमुख हैं। पहला, मानव व्यवहार बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होता है तथा ऐसे व्यवहार अविवेकपूर्ण, अपरिवर्तनशील, समस्थितिक तथा श्रेय होते हैं। दूसरा, मानव प्रकृति पूर्णतः शारीरिक गठनी तथा अप्रलक्षता जैसी पूर्व कल्पनाओं से हल्के फुल्के ढंग से प्रभावित होती है। तीसरा, मानव प्रकृति आत्मनिष्ठ की पूर्व कल्पना से बहुत कम प्रभावित होती है। इन पूर्व कल्पनाओं पर आधारित मनोवैश्लेषिक सिद्धांत की व्याख्या निम्नलिखित 4 मुख्य भागों में बांटकर की जाती है। क, व्यक्तित्व का संगठन। ख, व्यक्तित्व की संरचना। ग, व्यक्तित्व की गतिकी। और घ है व्यक्तित्व का विकास। इन सब का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग व्यक्तित्व का संगठन के बारे में पढ़ते हैं। फ्रायड ने व्यक्तित्व का संगठन की व्याख्या करने के लिए चेतन के 3 स्तर का प्रतिपादन किया है। पहला है चेतन, कॉन्शियस। चेतन से तात्पर्य मन के वैसे भाग से होता है जिसमें वे सभी अनुभूतियाँ एवं संवेदनाएं होती हैं जिनका वर्तमान से होता है, जिनका संबंध जो है वर्तमान से होता है। दूसरे शब्दों में चेतन क्रियाओं का संबंध तात्कालिक अनुभवों से होता है। फलतः चेतन व्यक्तित्व का लघु एवं सीमित पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी क्षण में व्यक्ति के मन में आ रही अनुभूतियां का संबंध उसके चेतन से ही होता है। दूसरा, अर्धचेतन। अर्धचेतन से तात्पर्य वैसे मानसिक स्तर से होता है जो सचमुच में न तो पूर्णतः चेतन होता है और न ही पूर्णतः अचेतन। इसमें वैसे इच्छाएं, विचार, भाव आदि होती है जो हमारे वर्तमान चेतन या अनुभव में नहीं होते हैं, परंतु प्रयास करने पर वे हमारे चेतन मन में आ जाते हैं। अर्धचेतन को अन्य नामों जैसे अवचेतन या सुलभ स्मृति से भी जाना जाता है। अलमारी में हम अमुक किताब को नहीं पाते हैं और थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं। फिर कुछ सोचने पर याद आती है कि उस किताब को तो हमने अपने मित्र को दे दिया था। यह अर्धचेतन मन का उदाहरण होगा। फ्रायड के अनुसार अर्धचेतन चेतन क्षेत्र एवं अचेतन क्षेत्र के बीच का एक पुल का काम करता है। तीसरा है अचेतन। अचेतन का शाब्दिक अर्थ है जो चेतन या चेतन से परे हो। हमारे कुछ अनुभव इस प्रकार के होते हैं जो न तो हमारी चेतन में होते हैं और न ही अर्धचेतन में। ऐसे अनुभव अचेतन में होते हैं। अचेतन मन में रहने वाले विचार एवं इच्छाओं का स्वरूप कामुक, असामाजिक, अनैतिक तथा घृणित होता है। चूँकि ऐसी इच्छाएं एवं विचारों को दिन प्रतिदिन की जिंदगी में पूरा करना संभव नहीं हो पाता, अतः उसको चेतन से हटाकर अचेतन में दमित कर दिया जाता है।
जहाँ जाकर ऐसी इच्छाएं समाप्त नहीं हो जाती। हाँ, थोड़ी देर के लिए निष्क्रिय अवश्य हो जाती हैं और चेतन में आने का भरकस प्रयास भी करते रहती हैं। फ्रायड के अनुसार अचेतन अनुभूतियों एवं विचारों का प्रभाव हमारे व्यवहार पर चेतन एवं अर्धचेतन की अनुभूतियों एवं विचारों से अधिक होता है। यही कारण है कि फ्रायड ने अपने सिद्धांत में अचेतन को चेतन एवं अर्धचेतन की तुलना में अधिक महत्व एवं बड़ा आकार बताया है। ख है व्यक्तित्व की संरचना। फ्रायड के अनुसार मानव मन के संरचनात्मक मॉडल से तात्पर्य उस साधनों से होता है जिसके द्वारा मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न मानसिक संघर्षों का समाधान होता है। ऐसे साधन या प्रतिनिधि तीन हैं: उपहम, इड, अहम, ईगो तथा पराहम, सुपर ईगो। इन तीनों का वर्णन निम्नलिखित है। तो आइए पहला देखते हैं, उपहम, इड। उपहम व्यक्तित्व का जैविक तत्व है जिनमें उन प्रवृत्तियों की भरपार होती है जो जन्मजात होती है तथा जो असंगठित, कामुक, आक्रामकतापूर्ण तथा नियम आदि को मानने वाली नहीं होती है। एक नवजात शिशु में मूलतः उपहम की प्रवृत्ति की ही भरपार होती है। उपहम की प्रवृत्ति आनंद सिद्धांत द्वारा निर्धारित होती है, क्योंकि ऐसी प्रवृत्तियों का मुख्य उद्देश्य आनंद देने वाली प्रेरणाओं की संतुष्टि करना होता है। इसे उचित अनुचित, विवेक अविवेक, समय स्थान आदि से कोई मतलब नहीं होता। उपहम चूंकि पूर्णतः अचेतन होता है, अतः इसका संबंध वास्तविकता से नहीं होता। उपहम मूलतः दो तरह के प्रक्रम को अपनाता है: सहज प्रक्रिया तथा प्राथमिक प्रक्रिया। सहज प्रक्रिया में उपहम तनाव उत्पन्न करने वाले स्रोत के प्रति अपने आप अनुक्रिया कर तनाव को दूर करता है। खांसना, छींकना, आँख मिचलाना आदि कुछ ऐसी ही सहज प्रक्रियाओं के उदाहरण हैं। प्राथमिक प्रक्रिया में व्यक्ति वैसे उद्दीपकों जिनसे पहले इच्छा की संतुष्टि होती थी के बारे में मात्र एक कल्पना कर अपना संघर्ष या तनाव दूर करता है। एक बच्चा जिसे अमुक खिलौना जिससे पहले वह खेलता था नहीं देने पर उस खिलौने का मात्र कल्पना कर ही अपनी इच्छा की पूर्ति करता है तथा मानसिक तनाव को दूर करता है। दूसरा है अहम, ईगो। मन के गत्यात्मक पहलू का दूसरा प्रमुख भाग अहम है। जन्म के कुछ दिन बाद तक बच्चा पूर्णतः उपहम की प्रवृत्तियों द्वारा नियंत्रित होता है, परंतु सामाजिक नियमों एवं नैतिक मूल्यों के कारण उनकी प्रवृत्तियों या इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, जिसके फलस्वरूप उसमें निराशा का अनुभव होता है और उसका संबंध वास्तविकता से स्थापित होता है। इस प्रक्रिया में उसमें अहम का विकास होता है। अतः अहम मन का वह हिस्सा है जिसका संबंध वास्तविकता से होता है तथा जो बचपन में उपहम की प्रवृत्तियों से ही जन्म लेता है। अहम वास्तविकता सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है तथा वातावरण की वास्तविकता के साथ इसका संबंध सीधा होता है। अहम को व्यक्तित्व का निर्णय लेने वाला या कार्यपालक शाखा माना गया है। चूंकि अहम अंशतः चेतन, अंशतः अर्धचेतन तथा अंशतः अचेतन होता है, इसीलिए अहम द्वारा इन तीनों स्तर पर ही निर्णय लिया जाता है। तीसरा है पराअहम, सुपर ईगो।
पराअहम को अहम से ऊंचा भी कहा गया है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह अपना तादात्म्य माता पिता के साथ स्थापित करते जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह यह सीख लेता है कि क्या उचित है ये क्या अनुचित है। इस तरह के सीखना से पराअहम के विकास शुरुआत होती है। पराअहम को व्यक्तित्व का नैतिक शाखा माना गया है, जो व्यक्तित्व को यह बतलाता है कि कौन कार्य अनैतिक है। यह आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित होता है। इस तरह के बचपन से समाजीकरण के दौरान माता पिता द्वारा दिए गए उपदेशों को अपने अहम में आत्मसात कर लेता है और यही बाद में पराअहम का रूप ले लेता है। पराअहम विकसित होकर एक तरफ उपअहम की कामुक, आक्रामक तथा अनैतिक प्रवृत्तियों पर रोक लगाता है, तो दूसरी ओर अहम को वास्तविक एवं यथार्थ लक्ष्यों से हटाकर नैतिक लक्ष्यों की ओर ले जाता है। एक पूर्णतः विकसित पराअहम व्यक्तित्व के कामुक एवं आक्रामक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण दमन के माध्यम से करता है। हालांकि वह दमन का प्रयोग स्वयं नहीं करता, फिर भी वह अहम को दमन का प्रयोग का आदेश देकर ऐसी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। यदि अहम इस आदेश का पालन नहीं करता है तो इससे व्यक्ति में दोष भाव उत्पन्न हो जाता है। उपअहम के ही समान पराअहम को भी अवास्तविक कहा गया है, क्योंकि पराअहम इस बात का ख्याल नहीं करता कि उसके नैतिक आदेशों को पूरा करने में वातावरण में उपस्थित किन किन कठिनाइयों का सामना अहम को करना होता है। वह आंख मूंद कर अपने नैतिक आदेशों की पूर्णता की लक्ष्य की ओर अहम को खींचने की भरपूर कोशिश करता है। अहम के समान पराअहम चेतन, अर्धचेतन एवं अचेतन तीनों ही होता है। व्यक्तित्व की गतिकी। तीसरा है व्यक्तित्व की गतिकी। फ्रायड के अनुसार मानव जीवन एक जटिल तंत्र है जिसमें शारीरिक ऊर्जा तथा मानसिक ऊर्जा दोनों ही होते हैं। शारीरिक ऊर्जा से व्यक्ति शारीरिक क्रियाएं जैसे दौड़ना, लिखना, सांस लेना आदि करता है तथा मानसिक ऊर्जा से व्यक्ति मानसिक कार्य जैसे स्मरण, प्रत्यक्ष चिंतन आदि करता है। फ्रायड के अनुसार इन दोनों तरह की ऊर्जाओं का स्पर्श बिंदु उपअहम होता है। फ्रायड ने इन ऊर्जाओं से संबंधित कुछ ऐसे संप्रत्यय का विकास किया है जिनसे व्यक्तित्व की गत्यात्मक पहलुओं जैसे मूल प्रवृत्ति, चिंता और मनोरचनाओं का वर्णन होता है। इसका विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है। पहला है मूल प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट। मूल प्रवृत्ति से फ्रायड का तात्पर्य वैसे जन्मजात शारीरिक उत्तेजना से होता है जिसके कारण व्यक्ति के सभी तरह के व्यवहार निर्धारित किए जाते हैं। फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को मूलतः दो भागों में बांटा है, जीवन मूल प्रवृत्ति तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोज तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनातोस भी कहा जाता है। जीवन मूल प्रवृत्तियां द्वारा व्यक्ति के सभी तरह के रचनात्मक कार्यों जिसमें मानव वर्ग या जाति का प्रजनन भी शामिल है नियंत्रित होता है। अपने विशेष अहमियत के कारण फ्रायड ने जीवन मूल प्रवृत्ति से यौन मूल प्रवृत्ति को अलग करके इस पर अपने सिद्धांत में अधिक बल डाला है, क्योंकि इसे व्यक्तित्व विकास के लिए वे काफी महत्वपूर्ण माने हैं। यौन मूल प्रवृत्तियों के ऊर्जा बल को लिबिडो कहा गया है, जिसकी अभिव्यक्ति सिर्फ लैंगिक क्रियाओं के रूप में होती है। मृत्यु मूल प्रवृत्ति या थैनाटोस द्वारा व्यक्ति सभी तरह के ध्वंसात्मक कार्यों तथा आक्रामककारी व्यवहार का निर्धारण होता है।
सामान्य व्यक्तित्व में इन दोनों तरह की मूल प्रवृत्तियों में एक संतुलन पाया जाता है। इस संतुलन में प्रायः इरोज की सक्रियता थैनातोस की सक्रियता से अधिक होती है। दूसरा है चिंता, एंजाइटी। फ्रायड के अनुसार चिंता एक ऐसी भावात्मक एवं दुखद अवस्था होती है जो अहम को आलंबित खतरा से सतर्क करता है ताकि व्यक्ति वातावरण के साथ अनुकूलित ढंग से व्यवहार कर सके। फ्रायड ने चिंता के 3 प्रकार बतलाए हैं: वास्तविक चिंता, तंत्रकापी चिंता, नैतिक चिंता। पहला है वास्तविक चिंता। बाह्य वातावरण में प्राप्त वास्तविक खतरा के प्रति की गई सामयिक अनुक्रिया को वास्तविक चिंता कहा गया है। जैसे आग, सांप, भूकंप, आंधी तूफान से डरकर चिंतित होना वास्तविक चिंता का उदाहरण है। दूसरा है तंत्रिकातापी चिंता। इस तरह की चिंता की उत्पत्ति उपाहम की इच्छाओं पर अहम की निर्भरता से होती है। इसमें व्यक्ति को यह आशंका उठती है कि अहम उपाहम की इच्छाओं को, खासकर यौन इच्छाओं तथा आक्रामक इच्छाओं को नियंत्रित करने में समर्थ रहेगा। तीसरा है नैतिक चिंता। जब अहम को पराहम से दंड दिए जाने की धमकी मिलती है तो इससे व्यक्तित्व में नैतिक चिंता उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में नैतिक चिंता की उत्पत्ति का कारण पराअहम पर अहम की निर्भरता है। जब व्यक्ति उपाहम की अनैतिक विचारों एवं आवेगों को कार्य रूप दे देता है तो ऐसी परिस्थिति में अहम को पराहम दंड देता है और उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में दोष भाव, शर्म एवं आत्मदोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। ये तीनों तरह की चिंताएं आपस में शायद ही कभी एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न रह पाती हैं। सच्चाई यह है कि एक तरह की चिंता किसी दूसरे प्रकार की चिंता को जन्म देती है। तीसरा है अहम रक्षात्मक प्रक्रम, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। अहम रक्षात्मक प्रक्रम के विचार का प्रतिपादन तो सिगमंड फ्रायड ने किया, परंतु इसकी सूची को उनकी पुत्री अन्ना फ्रायड तथा अन्य नव फ्रायडियन द्वारा पूरा किया गया। अहम रक्षात्मक प्रक्रम अहम को चिंताओं से बचा पाता है। रक्षात्मक प्रक्रमों का प्रयोग सभी व्यक्ति करते हैं, परंतु इसका उपयोग अधिक करने पर व्यक्ति के व्यवहार में बाध्यता एवं स्नायु विकृति का गुण विकसित हो जाता है। सभी रक्षात्मक प्रक्रमों को क्रम से निम्नलिखित 2 गुण अवश्य पाए जाते हैं। पहला, सभी रक्षात्मक प्रक्रम अचेतन स्तर पर कार्य करता है, वे आत्मभ्रामक होते हैं। दूसरा, ऐसे रक्षात्मक प्रक्रम वास्तविकता के प्रत्यक्षण को विकृत कर देते हैं। फलस्वरूप व्यक्ति के लिए चिंता का स्वरूप एक धमकीपूर्ण हो जाता है। अब आइए रक्षात्मक प्रक्रम को देखते हैं। पहला है दमन, रिप्रेशन। दमन एक रक्षात्मक प्रक्रम है जिसके द्वारा चिंता, तनाव, मानसिक संघर्ष उत्पन्न करने वाली असामाजिक एवं असैनिक इच्छाओं को चेतना से हटाकर व्यक्ति अचेतन में कर देता है। दमन को कभी कभी चयनात्मक विस्मरण की घटना भी कहा जाता है। दूसरा है यौक्तिकरण, रैशनलाइजेशन। यह रक्षात्मक प्रक्रम अंगूर खट्टे हैं जैसी कहावत को चरितार्थ करता है। इसमें अयुक्ति संगत अभिप्रेरकों एवं इच्छाओं से उत्पन्न मानसिक संघर्ष या तनाव का समाधान उन अभिप्रेरकों एवं इच्छाओं को युक्ति संगत बनाकर अर्थात तर्कपूर्ण एवं विवेकपूर्ण व्याख्या किया जाता है। इस तरह से यौक्तिकरण में व्यक्ति अपने अयुक्ति संगत व्यवहारों को एक युक्ति संगत एवं तर्क संगत व्यवहार के रूप में परिणत कर अपने एवं दूसरों को संतुष्ट कर अपना मानसिक संघर्ष दूर करने की कोशिश करता है। कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक तंगी से उत्पन्न चिंता को दूर करने के लिए यदि यह सोचता है कि अपने घर की सूखी रोटी भी दूसरों के घर में मिठाई
एवं हलवे से अधिक स्वादिष्ट होती है। तो यह यौक्तीकरण का उदाहरण है। उसके बाद है तीसरा, प्रतिक्रिया निर्माण। यह रक्षात्मक प्रक्रम प्रसिद्ध कहावत 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली या मुंह में राम बगल में छुरी से मेल खाता है। इस रक्षात्मक प्रक्रम में व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर या अप्रिय इच्छा तथा प्रेरणा से ठीक उस इच्छा एवं प्रेरणा के विपरीत इच्छा या प्रेरणा विकसित कर बचाता है। एक रक्षात्मक प्रक्रिया के रूप में प्रतिक्रिया निर्माण के विकास में 2 चरण सम्मिलित होते हैं। पहले चरण में व्यक्ति अपने अप्रिय एवं कष्टकर विचारों और इच्छाओं को अचेतन में दमन कर देता है तथा दूसरे चरण में वह इन दमित इच्छाओं एवं विचारों के ठीक विपरीत इच्छा चेतन स्तर पर व्यक्त कर अपने तनाव को दूर करता है। भ्रष्ट नेता द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण देना तथा प्रेम में असफल हो जाने पर अपनी प्रेमिका या प्रेमी से घृणा करना प्रतिक्रिया निर्माण के उदाहरण हैं। तीसरा है प्रतिगमन, रिग्रेशन। प्रतिगमन का शाब्दिक अर्थ पीछे की ओर हो जाना होता है। यह एक ऐसा रक्षात्मक प्रक्रम है जिसमें तनाव या संघर्ष के समाधान के लिए व्यक्ति में बाल्यावस्था के व्यवहारों की ओर पलटने की प्रमुख प्रवृत्ति होती है। इसके कई उदाहरण हमें दिन प्रतिदिन की जिंदगी में मिलते हैं। किसी मानसिक तनाव या संघर्ष के उत्पन्न हो जाने पर वयस्क व्यक्ति भी कभी-कभी बच्चों की तरह फूट-फूट कर रोने लगता है या क्रोधित होकर उड़ता है। एक शादीशुदा लड़की जब सलवार कुर्ता या बेबी स्कर्ट ब्लाउज पहनती है तो यह भी प्रतिगमन का एक अच्छा उदाहरण बनता है। पांचवा है प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। दूसरे लोगों या वातावरण के प्रति अपनी असामान्य प्रस्तुतियों, मनोवृत्तियों एवं व्यवहारों को अचेतन रूप से आरोपित करने की प्रक्रिया को प्रक्षेपण कहा जाता है। प्रायः देखा गया है कि परीक्षा में फेल हो जाने पर छात्र इसका दोष स्वयं को न लेकर कठिन प्रश्न के पूछे जाने, शिक्षक द्वारा कुछ अध्यायों को नहीं पढ़ाया जाना, परीक्षा के समय माता पिता द्वारा घरेलू कार्यों में व्यस्त रखना आदि बताकर फेल हो जाने से उत्पन्न चिंता को दूर करता है। चौथा है विस्थापन। इस रक्षात्मक प्रक्रम में व्यक्ति अपने संवेग या प्रेरणा को किसी वस्तु विशेष या व्यक्ति से अचेतन रूप से हटाकर दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंधित कर लेता है। स्पष्ट कि इसमें व्यक्ति अपने मानसिक संघर्ष या चिंता को कम करने के लिए सांवेगिक प्रक्रियाओं को मौलिक या संबंधित वस्तु से हटाकर किसी दूसरे तटस्थ व्यक्ति या वस्तु पर स्थानांतरित कर देता है। जैसे माता पिता या पिटाई होने पर बालक द्वारा अपने छोटे भाई या बहन को पीटना, अपने आप को दफ्तर में अपमानित होने पर घर में आकर पत्नी तथा बच्चों पर गुस्सा दिखाना, संतानहीन औरतों द्वारा दूसरों के बच्चों के प्रति अधिक प्रेम दिखलाना आदि विस्थापन के कुछ उदाहरण हैं। उपयुक्त किए गए रक्षात्मक प्रक्रमों के व्यक्ति अपने आप को बाह्य एवं आंतरिक तनावों से बचाता है। प्रत्येक रक्षात्मक प्रक्रम के उपयोग में मनोवैज्ञानिक ऊर्जा खर्च होती है और इसका प्रयोग सभी स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। घ है व्यक्तित्व का विकास। फ्रायड ने व्यक्तित्व विकास की व्याख्या 2 दृष्टिकोण से किया है। पहला दृष्टिकोण इस बात पर बल डालता है कि वयस्क व्यक्ति बाल्यावस्था के विभिन्न तरह की अनुभूतियों द्वारा नियंत्रित होती है तथा दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार जन्म के समय लैंगिक ऊर्जा
बच्चों में मौजूद होती है, जो विभिन्न मनोलैंगिक अवस्थाओं से होकर विकसित होती है। फ्रायड के इस दूसरे दृष्टिकोण को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत कहा गया जाता है। इस सिद्धांत की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। इसमें से प्रथम 3 तथा अंतिम अवस्था में एक स्वतंत्र कामुकता क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरा, मनोलैंगिक सिद्धांत के अनुसार मानव विकास का मुख्य बल लैंगिक मूल प्रवृत्ति होता है, जो प्रारंभिक विकासात्मक वर्षों में कामुकता क्षेत्र से होकर विकसित होता है। फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की 5 अवस्थाएं हैं। पहला, मुखावस्था ओरल स्टेज। दूसरा, गुदावस्था एनल स्टेज। तीसरा, लिंग प्रधानावस्था फैलिक स्टेज। चौथा, अव्यक्ततावस्था लेटेंसी स्टेज। और पांचवा, ज्ञानेंद्रियावस्था जेनिटल स्टेज। अब पहला है मुखावस्था। मुखावस्था मनोलैंगिक विकास की पहली अवस्था है, जो जन्म से लेकर करीब करीब 1 साल की उम्र तक का होता है। इस अवस्था का कामुकता क्षेत्र मुंह होता है। फलस्वरूप बच्चा मुंह द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाओं जैसे चूसना, निगलना, जबड़ा से कोई चीज दबाना या जबड़ा में दांत निकल आने पर दांत से दबाना आदि लैंगिक सुख प्राप्त करता है। फ्रायड के अनुसार इस अवस्था पर अधिक या कम मात्रा में मुखवर्ती उत्तेजन होने से वयस्कावस्था में 2 तरह के व्यक्तित्व विकसित होते हैं, मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व तथा अनुवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व। मुखवर्ती उत्तेजन अधिक होने पर निष्क्रिय व्यक्तित्व तथा कम होने पर आक्रामक व्यक्तित्व विकसित होता है। मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आशावादी होते हैं तथा उन्हें दूसरे व्यक्तियों पर विश्वास अधिक होता है। इनमें निष्क्रियता तथा दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता का शील गुण पाया जाता है। मुखवर्ती आक्रामक व्यक्ति वाले व्यक्ति अपनी आवश्यकता के लिए दूसरों पर अधिक प्रभुत्व दिखलाते हैं तथा उनका बुरी तरह से शोषण भी करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को परपीड़न कार्यों में अधिक अभिरुचि होती है। ऐसे व्यक्ति निराशावादी प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरा है गुदावस्था। यह अवस्था जीवन का पहला साल समाप्त होने पर प्रारंभ होता है तथा दूसरे साल की अवधि समाप्त होने तक बनी रहती है। दूसरे शब्दों में यह अवस्था 2 से 3 साल के आयु के बीच होती है। इस अवस्था में कामुकता क्षेत्र मुंह से हटकर शरीर के गुदा क्षेत्र में आ जाता है। फलस्वरूप बच्चे मलमूत्र त्यागने से पहले से संबंधित क्रियाओं से आनंद उठाते हैं। इस अवस्था पर अधिक या कम उत्तेजना होने से वयस्कावस्था में 2 तरह के व्यक्तित्व विकसित होते हैं, गुदा आक्रामक व्यक्तित्व तथा गुदा धारणात्मक व्यक्तित्व। गुदा आक्रामक व्यक्तित्व में क्रूरता, विनाशिकता, विद्वेष, क्रमहीनता आदि शील गुणों की प्रधानता होती है तथा गुदा धारणात्मक व्यक्तित्व में हठ, कंजूसी, क्रमबद्धता तथा समय निष्ठा आदि के गुणों की प्रधानता होती है। तीसरा है लिंग प्रधानावस्था फैलिक स्टेज। मनोलैंगिक विकास की यह तीसरी अवस्था होती है, जो जीवन के चौथे से 5वें साल के दौरान की अवस्था है। इस अवस्था का कामुकता क्षेत्र ज्ञानेंद्रिय होता है। लड़कियों के ज्ञानेंद्रियों को योनि तथा लड़कों के ज्ञानेंद्रियों को शिश्न कहा जाता है। फ्रायड का कहना था कि इस अवस्था में प्रत्येक लड़का में मातृ मनोग्रंथि तथा प्रत्येक लड़की में पितृ मनोग्रंथि विकसित होता है।
अतः ये दोनों ही ग्रंथियां सर्वसार्विक होती हैं। मातृमनोग्रंथि में लड़का अचेतन रूप से अपनी माता से लैंगिक प्रेम तथा रति क्रिया की इच्छा करता है तथा पिता से घृणा करता है। बालक चूंकि यह समझता है कि यह पिता को मान्य नहीं होगा, अतः वह पिता से डरता है और सोचता है कि पिता उसके लिंग को ही काट देंगे या कटवा देंगे। इस तरह की चिंता को बधियाकरण चिंता की संज्ञा दी गई है, जिससे वयस्कावस्था में तंत्रिका तापी चिंता उत्पन्न होती है। पितृ मनोग्रंथि में अचेतन रूप से लड़की पिता से लैंगिक सुख चाहती है तथा माता से घृणा करती है। लड़कियों में मां के प्रति घृणा का एक कारण यह होता है कि वह यह सोचती हैं कि उसके पास पिता या अपने भाई के समान लिंग नहीं है जो होना चाहिए था। उसकी मां ही उसे लिंग से वंचित कर दी है। इसे फ्रायड ने लिंग ईर्ष्या कहा है, जो लड़कों में पाए जाने वाले बधियाकरण चिंता के तुल्य है। इन मनोग्रंथियों का सफलतापूर्वक समाधान होने से लड़का तथा लड़की में नैतिकता विकसित होता है, परंतु ठीक ढंग से समाधान नहीं होने पर उसका कुप्रभाव वयस्क व्यक्तित्व पर सीधा पड़ता है। फ्रायड के अनुसार जो लड़का सेशनावस्था पर आबद्ध होते हैं, उन्हें वयस्क होने पर व्यक्ति के अन्य शील गुणों में उतावलापन, सेखीबाजी, उच्चाकांक्षा आदि शील गुणों की प्रधानता होती है। जो लड़की सेशनावस्था पर आबद्ध होती है, उनमें वयस्क होने पर व्यक्तित्व के अन्य शील गुण में इश्कबाजी, सम्मोहता तथा स्वच्छंद संभोगिता आदि शील गुणों की प्रधानता होती है। चौथा है अव्यक्ततावस्था, लेटेंसी स्टेज। मनोलैंगिक विकास की यह चौथी अवस्था है, जो लिंग प्रधानावस्था के बाद प्रारंभ होती है। यह अवस्था 6 या 7 साल की उम्र से प्रारंभ होकर लगभग 12 वर्ष की आयु तक रहती है। इस अवस्था में बच्चों में कोई नया कामुकता क्षेत्र विकसित नहीं होता तथा साथ ही लैंगिक इच्छाएं भी सुषुप्त हो जाती हैं। यही अर्थ में इस अवस्था में लैंगिक इच्छाओं का उदारीकरण होता पाया जाता है, अर्थात लैंगिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति भिन्न प्रकार की अलैंगिक क्रियाओं जैसे शिक्षा, चित्रकारी, खेलकूद आदि के रूप में होती है। तकनीकी रूप में इस अवस्था को मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था नहीं मानी गई है, क्योंकि इसमें कोई नया कामुकता क्षेत्र को विकसित होता ही नहीं। पांचवा है जननेन्द्रियावस्था। मनोलैंगिक विकास की यह अंतिम अवस्था है जो 13 वर्ष की आयु में से प्रारंभ होकर निरंतर चलती रहती है। इस अवस्था में किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था दोनों ही सम्मिलित होते हैं। इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों में अनेक तरह के शारीरिक परिवर्तन होते हैं तथा ग्रंथि विकास परिपक्व हो जाते हैं। इस अवस्था के प्रारंभ के कुछ वर्ष जो किशोरावस्था के वर्ष होते हैं में व्यक्तियों में अपने ही लिंग के व्यक्तियों के साथ रहने, उठने बैठने एवं बातचीत करने की प्रवृत्ति अधिक तीव्र होती है। इसे फ्रायड ने समलिंग कामुकता कहा है। फ्रायड का दावा है कि प्रारंभिक किशोरावस्था में जब सभी व्यक्तियों में समलिंग कामुकतावस्था की प्रवृत्ति होती है, परंतु धीरे धीरे जैसे व्यक्ति प्रारंभिक किशोरावस्था से निकलकर वयस्कावस्था में प्रवेश करता है, तो उसकी समलिंग कामुकतावस्था प्रवृत्ति कम होने लगती है और व्यक्ति में समलिंग कामुकता की जगह विषमलिंग कामुकता विकसित होने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति का व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से परिपक्व हो जाता है और वह सामाजिक रूप से अनुमोदित लैंगिक संबंध स्थापित कर एक संतोषजनक जिंदगी की ओर अग्रसर होता है। स्पष्ट हुआ कि मनोलैंगिक अवस्थाओं से होकर व्यक्ति की लैंगिक ऊर्जा का धीरे धीरे विकास होता जाता है,
जिससे व्यक्ति बाल्यावस्था के निष्क्रियता को त्याग कर वयस्कावस्था में सामाजिक रूप से उपयोगी एवं सुखद सुखमय जीवन जीता है।